हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का थ्रोन एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। थ्रोन एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं भारतीय नदियों के बारे में, जिसमें से काफ़ी सारी नदियाँ हमने पढ़ ली हैं और उसी क्रम में कुछ जो बची हुई नदियाँ हैं, आज हम उन सभी की चर्चा करेंगे। एक बार आप सभी विद्यार्थी, सभी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को आप शेयर करें साथ साथ में। और जिस किसी विद्यार्थी ने अभी तक थ्रोन एजुकेशन का एप्लीकेशन अगर डाउनलोड नहीं किया है, तो आप सभी को सबसे पहले थ्रोन एजुकेशन का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। इस लोगों के साथ में आपको एप्लीकेशन मिलेगा। आप जैसे ही प्ले स्टोर में जाएंगे, थ्रोन एजुकेशन सर्च करते हैं, ये एप्लीकेशन आप सभी को इंस्टॉल करना है। इसमें आपको पेड कोर्सेज के अलावा बहुत सारी फ्री कोर्सेज मिलेंगी, बहुत सारी फ्री क्लासेस मिलेंगी, टेस्ट शेड्यूल मिलता है, टेस्ट सीरीज आपको मिलती है, करंट अफेयर आपको मिलती है, नोट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई ई बुक चाहिए तो वो मिल जाएगी, सिलेबस आपको मिलेगा, बुक आपको यहाँ पे मिल जाती है। हर एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगी, डेली क्विज प्रैक्टिस मिलती है और जॉब अलर्ट से संबंधित जो चीज़ें हैं वो सारी आपको यहाँ पे मिलेंगी, चाहे एडमिट कार्ड हो, कट ऑफ हो, रिजल्ट हो, नोटिफिकेशन हो, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती हैं। तो आप सभी को, सभी दोस्तों को थ्रोन एजुकेशन एप्लीकेशन ज़रूर से डाउनलोड करना है। और उसके अलावा जिस किसी विद्यार्थी ने अभी तक अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, थ्रोन एजुकेशन का टेलीग्राम चैनल, वो भी ज़रूर से ज्वाइन करना है। इसमें भी समय समय पर आपको नोटिफिकेशन, क्विज और बहुत सारी चीज़ें, इम्पोर्टेंट जो सूचनाएं हैं वो आपको मिलती हैं। और उसके अलावा आपको, अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो आपको इंस्टाग्राम पेज फॉलो करना है, @हितेश शेरावत सर के नाम से इस लोगों के साथ में आपको पेज मिलेगा, ये पेज भी आपको ज्वाइन करना है। तो चलिए दोस्तों, आगे हम चर्चा करते हैं, शुरू करते हैं अपनी क्लास को। आप सभी को पेन कॉपी निकाल के साथ में बैठना है, नोट्स बनाते हुए चलना है। कंप्लीट नोट्स आपको बनाने हैं। जो क्लास है वो कंप्लीट रेगुलर चल रही है, रेगुलर क्लासें आपको दी जा रही है, कंटेंट पूरा प्रोवाइड करवाया जा रहा है, तो नोट्स आपको जरूर से बनाने हैं दोस्तों। देखिए, हम चर्चा कर रहे थे गंगा नदी तंत्र की। दोस्तों, गंगा नदी तंत्र में अभी तक हम क्या देख चुके हैं? गंगा नदी के बारे में हमने चर्चा करी, गंगा नदी हमने देखी। और गंगा नदी में बाएं तट पर मिलने वाली नदियां और दाएं तट पर मिलने वाली नदियां, इस तरीके से दो भागों में हमने इसको विभाजित किया। जिसमें से लास्ट क्लास में बात करें तो हम बाएं तट पर मिलने वाली नदियां कंप्लीट कर चुके हैं। यानी कि अभी तक हमने गंगा नदी पढ़ी, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोशी और महानंदा, ये नदियां पीछे की क्लासों में हम पढ़ चुके हैं। उसके अलावा दाएं तट पर मिलने वाली नदियों में एक नदी अब तक दोस्तों हम पढ़ चुके हैं, यमुना नदी, जो कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस की थी। आज की जो हमारी क्लास रहेगी जिसमें हम डिस्कस करेंगे, तो उसमें टॉन्स, करमनासा, पुनपुन और सोन, चार तो ये नदियां हैं, छोटी छोटी नदियां, लगभग 20-25 मिनट में हो जाएंगी। उसके बाद में जो आगे की हम चर्चा करेंगे उसमें हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र स्टार्ट करेंगे दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, जो कि आज की क्लास में ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप पेन कॉपी निकालें और साथ साथ में नोट्स बनाते हुए चलें। एक बार देखें गंगा नदी तंत्र में किस तरीके से हमने देखा। गंगा दो धाराओं के रूप में निकलती है, भागीरथी और अलकनंदा के रूप में। देवप्रयाग में आके ये दोनों धाराएं मिलती हैं। इसके बाद में ये क्या कहलाएगी? गंगा नदी कहलाती है। और इसी गंगा नदी में हम चर्चा कर रहे थे जो बाएं तट से और दाएं तट से मिलने वाली नदियों के बारे में, जिसमें से हम रामगंगा पढ़ चुके हैं, रामगंगा हमने पढ़ ली, गोमती हमने पढ़ ली। गोमती की खास बात ये बताई थी कि कहाँ से निकलती है? फुलर झील से। कहाँ से निकलती है? फुलर झील से निकलती है। एकमात्र नदी जो कि बाएं तट से गंगा में मिलने वाली नदियों में एकमात्र नदी जो कि हिमालय से नहीं निकलती है, वो कौन सी हो जाएगी? गोमती, आपको याद रखना है। घाघरा हम पढ़ चुके हैं, गंडक हमने पढ़ लिया, कोसी, महानंदा, ये नदियां हमने पढ़ लिया। और उसके अलावा यमुना नदी भी दोस्तों हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली है। अब जो हम चर्चा करेंगे टॉन्स नदी के बारे में, आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। कौन सी? टॉन्स। टॉन्स के बाद हमें पढ़ेंगे करमनासा, सोन और पुनपुन, चार नदियां हैं छोटी छोटी। हम फटाफट से इनको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, तो चलिए आप हेडिंग डालें, टॉन्स नदी। आपको हेडिंग डालनी है दोस्तों, टॉन्स नदी।
जिस किसी विद्यार्थी ने अभी तक पीछे की क्लासें यानी कि लास्ट वाली क्लासें अगर नहीं देखी हैं तो वो आपको ज़रूर से देखनी है, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी, तभी कड़ी से कड़ी मिलाते हुए चलेंगे तो ही चीज़ें याद कर पाएंगे और आसानी से हमारे समझ में आएंगी। तो लास्ट वाली क्लासें ज़रूर से देखें। पीछे की जो क्लासें हैं प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी, उनके लिंक की बात करें आई बैल में भी आपको मिल जाएगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। चलिए हेडिंग डालिए, टॉस। टॉस नदी या इसको तमसा नदी भी कहते हैं, टॉस या तमसा नदी। टॉस या तमसा नदी हेडिंग डालिए। ये जो नदियां हैं दो दो तीन तीन पॉइंट हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। एक आपको इनका उद्गम स्थल याद रखना है, दूसरा जो गंगा में मिलन कहाँ पे होता है यानी कि इनका गंगा में जो संगम बिंदु है वो आपको याद रखना है दोस्तों। जैसे टॉस या तमसा की बात करें, कैमूर पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है और इलाहाबाद में जाके गंगा में ये मिल जाती है। दो बातें आपको इसके बारे में याद रखनी है, नोट करें। उद्गम, उद्गम की बात करें कहां से, कैमूर पहाड़ी मध्य प्रदेश से। उद्गम कहां से, कैमूर पहाड़ी मध्य प्रदेश से। और गंगा में मिलन की बात करें, गंगा में मिलन, गंगा में मिलन की अगर बात करें तो कहां पर, इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज यूपी में, इलाहाबाद। और इस इलाहाबाद का वर्तमान नाम क्या हो जाएगा, प्रयागराज। प्रयागराज यूपी में जाके ये गंगा में मिल जाती है। एक पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद में दूसरा आपको क्या देखना है, कौन सी नदी हो जाएगी, टॉस के बाद में आपको देखनी है करमनाशा। कौन सी हो जाएगी, करमनाशा। कुछ नहीं, इनका उद्गम और संगम, उद्गम और संगम दोनों तीनों का ये याद रखना है आपको, ज्यादा कुछ नोट नहीं करना है इसमें। नेक्स्ट आप हेडिंग डालें, टॉस के बाद में कौन सी हो जाएगी, करमनाशा नदी। करमनाशा नदी, करमनाशा नदी। बात करें इस करमनाशा नदी के उद्गम की तो उद्गम कहां से होता है, त्रिशंकु या त्रिशूल पहाड़ी मध्य प्रदेश से। इसमें पहला पॉइंट उद्गम, त्रिशंकु या इसको त्रिशूल पहाड़ी भी कहते हैं, त्रिशंकु पहाड़ी कह लो या त्रिशूल पहाड़ी। कहां पर, मध्य प्रदेश में। कहां पर, मध्य प्रदेश में। गंगा में मिलन की बात करें तो चौस बिहार में जाके गंगा में मिलन कहां पर होगा, गंगा में मिलन। गंगा में मिलन की बात करें तो एक जगह आती है चौस। कौन सी, चौस। और ये चौस कहां पर रहेगी दोस्तों, बिहार में। ये चौस जगह कहां पर रहेगी, बिहार में। यहां तक नोट कर लें एक बार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टॉस के बाद में कौन सी नदी, करम, टॉस हो गई, करमनाशा। उसके बाद में हम चर्चा करते हैं सोन की। सोन की बात करें, उद्गम की अगर हम इसकी बात करें कहां से, अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है और दानापुर बिहार में आके ये गंगा में मिल जाती है। दानापुर बिहार में आके गंगा में मिल जाती है। तो नेक्स्ट आप हेडिंग डालें, सोन नदी। हेडिंग क्या आपको डालनी है दोस्तों, सोन नदी। सोन नदी। इस सोन नदी के उद्गम की बात करें कहां से, अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश से। उद्गम की बात करें, अमरकंटक पहाड़ी
अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। गंगा में मिलन की बात करें दानापुर बिहार में। दानापुर बिहार में आके ये गंगा में मिल जाती है। इस सोन नदी पर एक परियोजना संचालित है, बाण सागर परियोजना, जो कि एक संयुक्त परियोजना है एमपी, यूपी और बिहार की, 3 राज्यों की एक संयुक्त परियोजना। कौन सी? बाण सागर परियोजना। कौन सी नदी पर संचालित है? सोन नदी पर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर ये नोट करें, परियोजना। एक परियोजना आपको यहाँ पे याद रखनी है, कौन सी? बाण सागर परियोजना। कौन सी नदी पर संचालित है? सोन नदी पर। बाण सागर परियोजना सोन नदी पर संचालित है, जो कि एक संयुक्त परियोजना है। संयुक्त परियोजना कौन कौन से राज्यों की? आपको याद रखना है, यूपी, एमपी और बिहार। यूपी, एमपी और बिहार की एक संयुक्त परियोजना, कौन सी? बाण सागर परियोजना। कौन सी नदी पर संचालित है? सोन नदी पर। एक इसकी सहायक नदी है जो आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाती है, सहायक नदी। सोन नदी की सहायक नदी कौन सी रहेगी? तो आपको याद रखना है, रिहंद नदी। कौन सी? रिहंद नदी। कौन सी? रिहंद नदी। नोट करें यहां तक फटाफट से। जब बात आए अमरकंटक पहाड़ी की, जब भी बात आती है अमरकंटक पहाड़ी की, तो आपको 4 नदियां याद रखनी है दोस्तों। इस अमरकंटक पहाड़ी से 4 नदियां निकलती हैं। इस अमरकंटक पहाड़ी से 4 नदियां निकलती हैं। कौन कौन सी हो जाएंगी? एक बार आप यहाँ पे देखें, जब बात आ जाए अमरकंटक पहाड़ी, अमरकंटक पहाड़ी, इस अमरकंटक पहाड़ी से बात करें तो एक तो हमने कौन सी देखी? सोन नदी। एक नदी आपको याद रखनी है दोस्तों, कौन सी? इंद्रावती नदी भी इसी पहाड़ी से निकलती है, इंद्रावती। कौन सी? इंद्रावती नदी। एक आपको याद रखना है, महानदी। और एक बात करें तो कौन सी हो जाएगी? नर्मदा नदी। कौन सी हो जाएगी दोस्तों? नर्मदा नदी। ये कहाँ से निकलती हैं? चारों ही अमरकंटक पहाड़ी से। आपको याद रखना है, अमरकंटक पहाड़ी से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं, तो 4 नदियां आपको याद रखनी है। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं गंगा नदी तंत्र की। एक नदी यहाँ पे अपनी बची हुई है, लास्ट कौन सी हो जाएगी ये? देखिए, सोन हमने देखी, लास्ट पुनपुन बची है। पुनपुन आप हेडिंग डालें, और इस पुनपुन की बात करें, पलामू झारखंड से ये निकलती है। उद्गम बिंदु की बात करें, उद्गम बिंदु पलामू झारखंड, और गया बिहार में जाके ये गंगा में मिल जाती है। मिलन बिंदु कौन सा हो जाएगा? गया बिहार में। और दाएं तट पर गंगा में मिलने वाली अंतिम नदी रहेगी कौन सी? पुनपुन नदी। दाएं तट पर
गंगा में मिलने वाली अंतिम नदी कौन सी रहेगी? पुनपुन नदी। ठीक है, तो आप हेडिंग डालें सोन के बाद में, नेक्स्ट हमारी कौन सी हो जाएगी दोस्तों? पुनपुन नदी। यहाँ पे आपको हेडिंग डालनी है पुनपुन नदी। पुनपुन पुनपुन नदी। इसके उद्गम की बात करें, पलामू झारखंड से। उद्गम पलामू झारखंड से। गंगा में मिलन की बात करें तो कहाँ पे? गया, बिहार में। गया नामक जगह कहाँ पर रहेगी? बिहार में ये जाके गंगा में मिल जाती है, गया बिहार में। और एक पॉइंट इसमें नोट करें, गंगा में दाएं तट से मिलने वाली अंतिम सहायक नदी, अंतिम सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? पुनपुन नदी। तो यहां पर अपना जो गंगा नदी तंत्र है दोस्तों वो कंप्लीट होता है। गंगा नदी तंत्र अपना कंप्लीट होता है। जो जो नदियां हमने डायग्राम में देखी थी वो सारी हमने यहाँ पे डिस्कस करी हैं। सारी नदियां हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती हैं। तो अभी तक हमारे 2 नदी तंत्र कंप्लीट हुए। इससे पहले हमने देखा था सिंधु नदी तंत्र। उस सिंधु नदी तंत्र में हमने सिंधु के अलावा उसकी जो 5 अन्य सहायक नदियां थी, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, वो नदियां देखी। सेकंड हमने देखा गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र में अभी तक हमने गंगा के अलावा गंगा की जो सहायक नदियां हैं, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, और दाएं तट की बात करें तो कौन सी? यमुना, टोंस, करमनासा, सोन और पुनपुन। ये सारी नदियां अभी तक हमने डिस्कस करी। उसके बाद नेक्स्ट जो हम चर्चा करेंगे, अब हम चर्चा करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी की। नेक्स्ट हमारी क्या रहेगी दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र या ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये नोट करने के बाद में आपको हेडिंग डालनी है ब्रह्मपुत्र। पुनपुन को यहां तक नोट करें, स्क्रीनशॉट इसका ले लें आप। और उसके बाद में आपको हेडिंग डालनी है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और इसी ब्रह्मपुत्र कंप्लीट होते ही हमारी उत्तर भारत की जो नदियां हैं वो आज कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद में दक्षिण भारत की जो नदियां बचेंगी, नेक्स्ट 2 क्लासों में दक्षिण भारत की कंप्लीट हो जाएंगी। एक में तो हम अरब सागर में गिरने वाली नदियां देखेंगे, और जो सेकंड क्लास रहेगी उसमें हम देखेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तो इसके बाद में आपको हेडिंग डालनी है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। हेडिंग आपको डालनी है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। देखिए, इस ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की एक बार हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। ये कुछ हम भारत की अगर डायग्राम की बात करें तो इसमें कैलाश पर्वत के समीप, तिब्बत में कैलाश पर्वत के समीप एक हिमनद है। ये कौन सा पर्वत हो जाएगा? कैलाश पर्वत। कौन सा पर्वत हो जाएगा दोस्तों? कैलाश पर्वत। और इस कैलाश पर्वत के समीप एक हिमनद है, चेमांग योंग डोंग हिमनद। कौन सा? यहाँ पर बात करें, एक हिमनद है चेमांग डोंग योंग हिमनद। चेमांग डोंग डोंग हिमनद कैलाश पर्वत के समीप।
इस हिमनद से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, यानी कि ब्रह्मपुत्र के उद्गम की बात करें तो कहां से होगा, चेमांगयोंग हिमनद से। यहां से ब्रह्मपुत्र निकलेगी और अरुणाचल प्रदेश में एक जगह आती है, कौन सी, नामचा बैरवा। अरुणाचल प्रदेश में एक जगह आती है नामचा बैरवा, और यहां पर एक दर्रा है यांगयाप दर्रा। इस यांगयाप दर्रे से यह नदी भारत में प्रवेश करती है और अंतिम रूप से जाके जब बंगाल की खाड़ी में गिरती है और डेल्टा का निर्माण करती है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण। देखिए यहां पर एक जगह आती है नामचा बैरवा, और ये नामचा बैरवा कहाँ रहेगी, अरुणाचल प्रदेश। कैलाश पर्वत में इस हिमनद से निकली, चेमांगयांग हिमनद से निकली, इस साइड आके नामचा बैरवा के पास से ये नीचे की तरफ मुड़ जाएगी, और नीचे की तरफ मुड़ने के बाद में इस जगह पर एक दर्रा आएगा यांगयाप दर्रा। यहाँ पर एक दर्रा रहेगा यांगयाप दर्रा, यहाँ पर एक दर्रा रहेगा दोस्तों, कौन सा, यांगयाप दर्रा। आपसे पूछ लिया जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश कहां से करती है, तो आपको याद रखना है यांगयाप दर्रे से। भारत में प्रवेश कहां से करेगी दोस्तों, यांगयाप दर्रे से, यांगयाप दर्रा। इस यांगयाप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। और आगे जब हम इसमें बात करते हैं तो असम में एक जगह आती है सदिया और एक जगह आती है धुबरी। असम में सदिया से धुबरी के बीच में ये नदी नौका गम्य नदी है। कैसी नदी है, नौका गम्य नदी है, यानी कि यहाँ पर नौ परिवहन का संचालन किया जाता है। इसी कारण से इसे नेशनल वाटरवे 2 का दर्जा दिया गया है। यहाँ पर कहां से कहां तक, सदिया, असम में सदिया से धुबरी तक, सदिया से धुबरी तक कैसी नदी है, नौका गम्य नदी है ये। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 2900 किलोमीटर रहती है, लेकिन इसकी टोटल लंबाई की बात करें 2900 किलोमीटर है दोस्तों। लेकिन भारत में अगर हम बात करें तो इसकी जो लंबाई है ओनली 916 किलोमीटर रहेगी। अगर भारत में इसकी लंबाई आपसे पूछ ली जाए भारत में, तो ओनली 916 किलोमीटर रहेगी, 916 किलोमीटर, 916 किलोमीटर ओनली भारत में इसकी लंबाई है। यहाँ पर बात करें जब इसमें गंगा आके मिल जाती है, इधर गंगा इसमें आके मिलती है, और गंगा और ब्रह्मपुत्र अंतिम रूप से मिलने के बाद में किसका निर्माण करती हैं, सुंदरवन डेल्टा का, सुंदरवन डेल्टा। चलिए आप नोट करिए इसका उद्गम, और साथ साथ में नोट करते हुए चीजों को समझेंगे। इसके जो उपनाम आएंगे, इसके उद्गम की बात करते हैं। सबसे पहले उद्गम, ब्रह्मपुत्र के उद्गम की बात करें तो क्या हो जाएगा, चेमांगयांग, चेमांगयोंग हिमनद, चेमांगयोंग हिमनद से ये निकलती है। के बाद में नेक्स्ट इसका जो पॉइंट आपको याद रखना है, भारत में प्रवेश। बात करें भारत में प्रवेश की, तो इसका जो भारत में प्रवेश होगा, कहां से, हमने बताया कि नामचा बैरवा अरुणाचल प्रदेश के पास में यांगयाप दर्रे से ये भारत में प्रवेश करती है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, यांगयाप दर्रा, यांगयाप दर्रा, और ये कहां पर, नामचा बैरवा, नामचा बैरवा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश।
के समीप से। कहाँ से भारत में प्रवेश? यांग्याप दर्रे से। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद में यांग्याप दर्रे से इसकी हमने कुल लंबाई आपको बताई दोस्तों कितनी, 2900 किलोमीटर। उसके बाद में आपको याद रखना है कुल लंबाई, इसकी कुल लंबाई की बात करें कितनी, 2900 किलोमीटर। भारत में लंबाई की बात करें, भारत में लंबाई, इसकी भारत में लंबाई की बात करें आपको याद रखना है 916 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी दोस्तों, 916 किलोमीटर। उसके बाद में इस ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्र नदी को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, या फिर हम यूं कहें कि इसके बहुत सारे उपनाम हैं जो हमें याद रखने हैं। जैसे तिब्बत में अगर हम बात करें तो इसे सांगपो नदी कहा जाता है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं दोस्तों, सांगपो नदी कहते हैं। सांगपो मतलब हवा को शुद्ध करने वाली नदी, हवा को शुद्ध करने वाली नदी कहा जाता है। कहां पर? तिब्बत में। चीन में दोस्तों बात करें तो इसे यारलंग जांगबो नदी कहा जाता है। यारलंग जांगबो। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी कहते हैं, असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं, बांग्लादेश में इसे जमुना नदी कहते हैं। तो ये इसके कुछ नाम हैं जो आपको याद रखने हैं, उपनाम ब्रह्मपुत्र के उपनाम। और ब्रह्मपुत्र के इन उपनामों की बात करें तो तिब्बत में क्या बताया, सांगपो नदी कहते हैं इसे, तिब्बत में सांगपो नदी। तिब्बत में इसका क्या नाम रहेगा दोस्तों, सांगपो नदी। चीन में बात करें इसे क्या कहते हैं, यारलंग जांगबो नदी, यारलंग जांगबो नदी। उसके बाद में असम में बात करें तो इसे दिहांग, सॉरी अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इसकी बात करें अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नदी कहते हैं, दिहांग नदी। के बाद में असम में बात करें तो इसे ब्रह्मपुत्र ही कहते हैं। असम में इसे क्या कहते हैं दोस्तों, ब्रह्मपुत्र। असम में इसे क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र। बांग्लादेश में जमुना, बांग्लादेश में जमुना। और जब अंतिम रूप से सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है, जब इसमें गंगा नदी आके मिल जाती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलने पर इसका नाम क्या कहलाता है दोस्तों, तो इसका नाम कहलाएगा पद्मा नदी। क्या कहते हैं इसको, पद्मा नदी कहते हैं। तो यहाँ तक आप नोट कर लें, फिर नेक्स्ट हम चलते हैं, कुछ और पॉइंट इसमें देख रहे हैं। जैसे कि अभी हमने क्या बताया था कि ये विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य नदी है। तो एक खास इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है, विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य नदी रहेगी असम से, सॉरी असम में सदिया से धुबरी तक कैसी नदी है, नौकागम्य। इसीलिए इसे नेशनल वाटरवे 2 का दर्जा दिया गया है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2। बात करें अरुणाचल प्रदेश में, ये दिहांग गार्ज का निर्माण करती है। कौन से गार्ज का, दिहांग गार्ज का। असम में ये रैम्प घाटी से होकर प्रवाहित होती है, जिसके कारण असम राज्य सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य है भारत का। आपसे पूछ लिया जाए भारत का सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा रहेगा, तो आपको याद रखना है दोस्तों, कौन सा राज्य रहेगा, असम राज्य। तो नेक्स्ट इसमें 2-3 पॉइंट आप नोट करें। ब्रह्मपुत्र नदी में विश्व की ब्रह्मपुत्र नदी, पुत्र नदी विश्व की सबसे ऊंची
सॉरी। नौकागम्य नदी है, विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य नदी है। कहाँ से कहाँ तक? असम में। कहाँ से कहाँ तक? असम में सदिया से धुबरी तक। एक जगह है सदिया और दूसरी जगह है धुबरी। सदिया से धुबरी तक। असम में सदिया से धुबरी तक नौकागम्य है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, कहाँ से कहाँ तक, सदिया से धुबरी। ठीक है, सदिया से धुबरी तक नौकागम्य है और इसलिए इसे राष्ट्रीय जलमार्ग 2 का दर्जा दिया गया है। नेशनल वाटरवे 2 या राष्ट्रीय राष्ट्रीय जलमार्ग 2 का दर्जा दिया गया है। या आपसे ये पूछा जा सकता है कि नेशनल वाटरवे या राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 कौन सी नदी में स्थित है? तो दोस्तों आपको याद रखना है कौन सी नदी में रहेगा, ब्रह्मपुत्र नदी में। उसके बाद में एक नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश में गार्ज का निर्माण करती है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सा गार्ज हो जाएगा? दिहांग गार्ज। नेक्स्ट पॉइंट आप नोट करें, अरुणाचल प्रदेश में यह नदी दिहांग गार्ज का निर्माण करती है। दिहांग गार्ज का निर्माण करती है। कौन सी गार्ज का? दिहांग गार्ज का। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। दिहांग गार्ज का निर्माण करती है ब्रह्मपुत्र नदी। उसके अलावा आपको याद रखना है, असम में यह नदी रैंप घाटी से होकर प्रवाहित होती है। असम में, साथ साथ में नोट करते हुए चलें, असम में यह नदी रैंप घाटी रैंप घाटी से रैंप घाटी क्या हो जाएगी? पतली गहरी घाटी। रैंप घाटी से प्रवाहित होती है। असम में कौन सी कैसी घाटी? रैंप घाटी, यानी कि पतली गहरी सकरी घाटी से ये नदी प्रवाहित होती है असम में, जिसके कारण वर्षा काल में इसमें ज्यादा पानी आ जाता है और पतली घाटी में होने के कारण पतली घाटी में पानी समाहित नहीं हो पाता, वो बाहर निकलता है, जिसके कारण असम राज्य में, संपूर्ण राज्य में पानी फैल जाता है और बाढ़ आने की कंडीशन उसमें पैदा हो जाती है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा है? भारत का सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त राज्य आपसे पूछा जाए दोस्तों, कौन सा रहेगा? असम राज्य। कौन सा? असम राज्य। नेक्स्ट पॉइंट यहां पे नोट करें, इसी कारण असम राज्य, इसी कारण असम राज्य भारत का सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त राज्य है। सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त राज्य है। सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त राज्य आपसे पूछ लिया जाए भारत का, कौन सा राज्य रहेगा दोस्तों? आपको याद रखना है असम राज्य। भारत का सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त राज्य आपसे पूछा जाए कौन सा रहेगा दोस्तों? असम राज्य रहेगा। यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है,
कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, आपको याद रखना है। जब ये ब्रह्मपुत्र असम में जब ये प्रवाहित होती है, बाढ़ग्रस्त राज्य का निर्माण कर देती है, और उसके अलावा यह अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है ब्रह्मपुत्र नदी, और अनेक धाराओं में बंटने के कारण अनेकों द्वीपों का निर्माण करती है, छोटे छोटे नदी द्वीपों का निर्माण करती है। और उन्हीं नदी द्वीपों में से एक नदी द्वीप है माजुली नदी द्वीप, और यह माजुली नदी द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का निर्माण कौन सी नदी करती है? ब्रह्मपुत्र नदी करती है। कौन सी नदी करती है दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी। एक नेक्स्ट पॉइंट आप यहां पे नोट करें, है नदी असम राज्य में अनेकों धाराओं में विभाजित हो जाती है, अनेकों धाराओं में विभाजित हो जाती है। अनेकों धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिसके कारण अनेकों नदी द्वीपों का निर्माण होता है। अनेकों नदी द्वीपों का निर्माण होता है। इन्हीं में से माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। ये आपको याद रखना है। कौन सा? माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। आपको याद रखना है। निर्माण कौन सी नदी करती है? ब्रह्मपुत्र नदी इसका निर्माण करती है। निर्माण कौन करती है? ब्रह्मपुत्र नदी। निर्माण कौन करती है इसका? ब्रह्मपुत्र नदी इस माजुली द्वीप का निर्माण करती है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा रहेगा? माजुली द्वीप, जिसका निर्माण कौन सी नदी करती है? ब्रह्मपुत्र नदी करती है। उसके बाद में इस ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियां हैं, जो एक डायग्राम के थ्रू आपको याद रखनी है। अपने को ज्यादा डिटेल उनकी याद नहीं रखना, इतना याद रखना है कि ब्रह्मपुत्र की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो एक नेक्स्ट स्लाइड में आप नोट करें ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां, और इन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों को एक डायग्राम के थ्रू एक बार आपको समझा देते हैं। देखिए, ये ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पर यांग्याब दर्रे से भारत में प्रवेश करती है और अंतिम रूप से बंगाल की खाड़ी में यह गिरती है। तो इसमें कुछ छोटी छोटी इसकी सहायक नदियां हैं जो आपको याद रखनी है। जैसे बात करें, देखिए ये तो कौन सी हो जाएगी? ब्रह्मपुत्र नदी। ये ब्रह्मपुत्र, ये हुई ब्रह्मपुत्र नदी। इसकी सहायक नदियों की बात करें, एक तो इसकी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? इसमें गंगा नदी आकर मिलती है। कौन सी नदी आके मिलती है दोस्तों? गंगा नदी। यहाँ पर कौन सी आके मिलती है? गंगा नदी। गंगा नदी किसकी सहायक हो जाएगी? ब्रह्मपुत्र की। जब गंगा और ब्रह्मपुत्र आपस में मिल जाती हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र आपस में मिलती हैं, तो ये नदी क्या कहलाती है दोस्तों? मेघना नदी कहलाती है। कौन सी? मेघना नदी। आपसे पूछ लिया जाए अंतिम रूप से सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो मेघना नदी, सुंदरवन डेल्टा। अंतिम रूप से आपसे पूछ लिया जाए सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कौन सी नदी करेगी, तो आपको याद रखना है मेघना नदी।
तो सहायक नदी आप नोट करें साथ साथ में, कौन सी? गंगा। गंगा के बाद में एक नदी आती है दोस्तों, कौन सी? तीस्ता नदी। गंगा, तीस्ता। के अलावा एक आती है मानस नदी, संकोच नदी। मानस नदी, संकोच नदी, मानस, संकोच, केमांग, केमांग नदी। उसके बाद में एक नदी आएगी दिहांग नदी। एक नदी यहां से इस तरीके से आएगी, दिहांग नदी, दिहांग नदी। एक नदी आती है दिबांग नदी। दिहांग, दिबांग, दो नदियां हैं अलग अलग। दिहांग और दिबांग दो अलग अलग हैं। और उसके बाद में एक आती है लोहिनी और एक आएगी धनसरी नदी। लोहिनी और कौन सी? धनसरी। एक आएगी लोहिनी नदी, लोहिनी। और एक आपको याद रखनी है धनस्वरी, धनसरी नदी। ये कुछ इसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां जो आपको याद रखनी है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां आपको ओनली नाम याद रखने हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो ये अपनी ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियां हैं, ज्यादा डिटेल अपने को इसकी नहीं देखनी है। इसके बाद में एक लास्ट जो अपनी यहाँ पे नदी बचती है वो आपको नोट करनी है, एक तीस्ता नदी। उसकी दो तीन कुछ खास बातें हैं वो नोट करनी है। ये डायग्राम एक बार आप बना लें, उसके बाद में अपनी उत्तर भारत की नदियां खत्म हो जाएंगी दोस्तों। देखिए, एक अंतिम नदी हमें यहाँ पे नोट करनी है, तीस्ता नदी। इस तीस्ता नदी की खास बात क्या है? इसे सिक्किम की जीवन रेखा कहा जाता है। तीस्ता नदी को सिक्किम की जीवन रेखा कहा जाता है। इसका उद्गम आपको याद रखना है दोस्तों, उद्गम। इस नदी का उद्गम आप सभी को याद रखना है, कहां से होगा? जेमू हिमनद, सिक्किम से इसका उद्गम होता है। जेमू हिमनद, जेमू हिमनद सिक्किम से इसका उद्गम होता है दोस्तों। और उसके अलावा इसके उपनाम की बात करें, एक इसका उपनाम आपको याद रखना है, उपनाम। उपनाम क्या हो जाएगा? सिक्किम की जीवन रेखा। सिक्किम की जीवन रेखा इसे कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? सिक्किम की जीवन रेखा। कौन सी नदी को? तीस्ता नदी को। इसके अलावा इस तीस्ता नदी की बात करें तो इसमें एक खास पॉइंट और है, विशेष बिंदु है जो आपको याद रखना है कि यह तीस्ता नदी पहले सहायक नदी हुआ करती थी गंगा की। गंगा नदी की सहायक नदी हुआ करती थी, परंतु 1787 में बाढ़ के दौरान यह नदी अपना मार्ग परिवर्तित करके ब्रह्मपुत्र नदी में आके मिल जाती है। और 1787 के बाद से यह नदी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। कब से? 1787 के बाद से ये घटना होती है। कब से? 1787 के बाद से। आप नोट कर लें, एक पॉइंट नोट डाल के। नोट आपको डालना है, तीस्ता नदी पहले तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी, गंगा की सहायक नदी, सहायक नदी, गंगा की सहायक नदी
हुआ करती थी, परंतु 1787 में, परंतु 1787 में बाढ़ के दौरान अपना मार्ग परिवर्तित करके बाढ़ के दौरान अपना मार्ग परिवर्तित करके ब्रह्मपुत्र में ब्रह्मपुत्र में आकर मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र में आकर मिल जाती है। और 1787 के बाद से ये किसकी सहायक होने लगी, तो आपको याद रखना है किसकी, ब्रह्मपुत्र की। 1787 के बाद से किसकी सहायक है ये नदी, ब्रह्मपुत्र की। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, कुछ पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो यहाँ तक आप नोट करें। और यहाँ पे दोस्तों अपनी जो उत्तर भारत की नदियाँ हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रायद्वीपीय नदियों की, और प्रायद्वीपीय नदियों को दो भागों में डिवाइड करके हम पढ़ेंगे, जिसमें एक साइड में हमें पढ़ना होगा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, और दूसरी साइड में अरब सागर में गिरने वाली नदियों की दोस्तों हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में बाकी चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है, और जिस किसी विद्यार्थी ने अभी तक एप्लीकेशन अगर डाउनलोड नहीं किया है थ्रोन एजुकेशन का, तो थ्रोन एजुकेशन एप्लीकेशन आप सभी को डाउनलोड करना है। इसमें बहुत सारे नोट्स और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए उपयोगी हैं, एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं, चाहे हम बात करें सिलेबस की, चाहे हम बात करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की, चाहे कोई जॉब अलर्ट से संबंधित चीज़ें हैं, तो सभी चीज़ें आपको एक जगह पर ही अवेलेबल हो जाएं। तो एक ऐसा एप्लीकेशन है थ्रोन एजुकेशन एप्लीकेशन, आपकी हर एक चीज़ एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ यहाँ पे मिलेगी। नोट्स, करंट अफेयर, टेस्ट सीरीज, ई बुक, सिलेबस, बुक्स, जॉब अलर्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, डेली क्विज, मतलब हर एक चीज़ जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हो सकती है, सब चीज़ें एक ही जगह आपको मिल जाएंगी दोस्तों। तो थ्रोन एजुकेशन एप्लीकेशन आप सभी को ज़रूर से डाउनलोड करना है, और उसके अलावा आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है थ्रोन एजुकेशन का, और उसके अलावा अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो आपको फॉलो करना है @हितेश शेरावत सर इंस्टाग्राम पे, इस लोगों के साथ में आपको। ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और आपके कोई डाउट होते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर से पूछ सकते हैं। तो ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।